मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। आइए दोनों इंडिसेस पर जरा बारीकी से नजर डालते हैं। आपके सामने निफ्टी लगभग 42 अंक नीचे बंद हुआ 9196 के आसपास, लेकिन कहानी नहीं है। कहानी ये है कि दिन के लोएस्ट लेवल से आज एक आपने शानदार रिकवरी देखी और बुल्स ने वापस सेंटिमेंट पर अपनी पकड़ और मजबूत करी। दिन का लोएस्ट लेवल निफ्टी में था 9042 और वहां से लगभग आपने 150 पॉइंट की एक शानदार बाउंस हुआ देखा है। हालांकि ये इंडेक्स आपको लाल निशान में बंद होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी पर नजर डालिए। यहां पर बैंक निफ्टी में आपने सिर्फ 27 अंक का कट आते हुए देखा है 18,862 पर। एक टाइम पे ये इंडेक्स लगभग 550 पॉइंट नीचे था और दिन का लोएस्ट लेवल था 18,309। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 550 पॉइंट्स की आपने इंट्राडे रिकवरी होती हुई दिखी। बहुत ही थोड़े समय के लिए ये इंडेक्स हरे निशान में आया वापस, लेकिन सिर्फ 87 पॉइंट के कट के बाद आपको ये आज बंद होता हुआ दिख रहा है 18,862 के पास। और बाजार पर बारीकी से नजर डालते हैं। सेंसेक्स पर आपने क्लोज आता हुआ देखा है लगभग 190 अंक नीचे 31,371 के आसपास। अब ध्यान डालते हैं ट्रेडिंग रेंजेस पर। निफ्टी का हाई और लो लगभग 200 पॉइंट का दायरा था और इस इंडेक्स इस दौरान बहुत जबरदस्त आपने वॉलेटिलिटी देखी। बैंक निफ्टी पर इसी तरीके से हाई और लो के बीच में आपने लगभग 706 पॉइंट का वॉलेटिलिटी देखा और आज भी ट्रेडर्स दोनों तरफ आपको ट्रेड करते हुए दिखे। सेंसेक्स पे यही आंकड़ा 700 पॉइंट का था। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर नजर डालिए। वापस बुल्स का वर्चस्व आपको बाजार पर बनता हुआ दिखेगा। ऑलमोस्ट लगभग 6.5 दिन की बिकवाली के बाद आज आपने निफ्टी पर वापस एक अच्छा हरा निशान आता हुआ देखा है। कम से कम एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर 18 स्टॉक्स गिरे हैं सिर्फ 50 में से 32 पर आपने हरा निशान देखा। इसी तरीके से सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 20 ऐसे थे, यानी कि 66% जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। निफ्टी बैंक जहां सबसे ज्यादा आपको बिकवाली आती हुई दिख रही है, ऑलमोस्ट 1:1 एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज आपको आता हुआ दिखा। और एफएनओ में जहां दिग्गज इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हेजिंग करते हैं, वहां पर भी रेशियो ऑलमोस्ट 1:1 था। लगभग 70 ऐसे फ्यूचर्स जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स देखें तो वहां पर आपको बेयर्स का कंट्रोल अभी भी दिखेगा। 7:10 का रेशियो आप देखेंगे एनएससी पर और आप देखेंगे बीएससी पर लगभग 900 शेयर हरे निशान में बंद हुए और 1370 जहां पर बेयर्स ने अपना कंट्रोल बरकरार रखा। चलिए आपको आज अपने पूरे पैनल से मिलवाते हैं, बाजार में चर्चा और बारीकी से। हमारे साथ वीरेंद्र जी जुड़ेंगे जो आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में राय देंगे। आज के हमारे मेहमान हैं श्रीकांत चौहान साहब। बहुत शानदार तरीके से वो चार्ट्स पढ़ते हैं कोटक महिंद्रा सिक्योरिटीज़ में। साथ ही साथ यतिन जी हमें शायद ब्रोकरेज रडार आपको प्रस्तुत करते हैं। प्रदीप जी आज अपनी राय देंगे अपने पसंदीदा सेक्टर बैंकिंग पर। कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे ड्यू हैं। और दीपाली जी आपको चर्चा करेंगी कि किस शानदार तरीके से आज इंट्राडे रिकवरी आपने आते हुए देखी ऑटो स्टॉक्स में, और मारुति के बारे में बाजार की क्या आशंकाएं हैं उनके चौथी तिमाही के नतीजे से। करते हैं वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी बताइए, आज ऑलमोस्ट 6-6.5 दिन की गिरावट के बाद एक हल्की सी रिकवरी आपने निफ्टी में आते हुए देखी है। किस हिसाब से कॉल्स और पुट्स पोजिशन है, और जो शानदार रिकवरी आपने बैंक निफ्टी में देखी, क्या वेडनेसडे के दिन हरा निशान दिखता है दोनों इंडिसेस पर? देखिए शरद जी, आज बचा के लेकर निफ्टी, और वो कल जो डिस्कस कर रहे थे 3 फुट 1091 और 9200 के फुट राइटर, आज भी डिप में वो बाहर नहीं। आज भी शरद जी यहाँ पे करीब 9 लाख फुट बिकी और आउटस्टैंडिंग ऑयल 9091 और 9200 की फुट का खड़ा है 45। यानी याद रखिए, जितना डीप कॉल राइटर है 9450 का 9500 का, उतने ही स्ट्रॉन्ग फुट राइटर है 9 का। एक स्ट्रॉन्ग बेस अगेन मैं कहूँगा 9000, 9050, 9000 का ऑप्शन सेट 43 लाख फुट यहाँ पर गुरुवार के कॉन्ट्रैक्ट की ऊपर की तरफ 9450, 9500 यानी ऊपर की तरफ 9450, 9500 रेजिस्टेंस है, यानी हम मिड पॉइंट पे खड़े हैं, क्योंकि इन दो कॉल्स में 32 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है। और यहां पे करीब करीब आज अगर आप देखें, एक अच्छी चीज थी शैल जी के 9400 की कॉल ने 1.5 लाख शेयरों का ओआई खोया है, कम हुआ है। तो ये अच्छा स्कोप, अच्छा कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है आपका,
आज का लो था करीब करीब 18,350 की ट्रैजेक्टरी, आज 18,300, 400, 500, 600, इन 4 स्ट्राइक्स में काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, यानी आज हमने एक इंपॉर्टेंट लो क्रिएट किया है। जहां तक ऊपर की बात है, ऊपर क्या हो सकता है, 19,000 के पास हम क्लोज हुए हैं। अब बड़ी राइटिंग का लेवल 3 लेवल्स हैं, 19,400, 19,500, 19,600, जहां पे करीब करीब 5.5 लाख कॉल खड़ी हैं। यानी अगर आप आज लॉन्ग गए हैं तो कल के लिए आपका रेजिस्टेंस पॉइंट होगा 19,500, 19,400 की जोन, नीचे 18,500, ऊपर 19,500। शैल जी, तो ये तो आंकड़े आपने चौहान साहब सुने वीरेंद्र जी से, जो बहुत शानदार तरीके से कॉल्स और पुट्स के जो पोजीशनिंग है लैडर्स की वो ट्रैक करते हैं। अब बताइए आपके हिसाब से चार्ट्स पर निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे लगते हैं? कल के सत्र में हमारे ट्रेडर्स और दर्शक किस हिसाब की पोजीशन ले सकते हैं दोनों इंडिसेस में? थैंक यू शैल जी। देखिए, वैसे वीरेंद्र जी जो ऑप्शन को रीड करते हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से करते हैं, और इनफैक्ट उन्होंने वही लेवल्स सुझाए हैं जो मैं भी देख रहा हूँ चार्ट पे, और उनके हमेशा ऑप्शन के लेवल्स काफ़ी अच्छे होते हैं और वो काफ़ी पिन पॉइंट होते हैं, यानी कि उसी लेवल के करीब करीब जाके या तो मार्केट अपसाइड में रिवर्सल ले लेता है या तो डाउन साइड पे आ जाता है आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस। चूंकि निफ्टी के ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करें तो आज निफ्टी ने एक बेयर ट्रैप फॉर्मेशन किया है। मार्केट ने एक वीकली लो तोड़ा था, उसके बाद एक गिरावट देखी गई थी, लेकिन वापस हमें एक अच्छी रिकवरी देखने मिली है और ये रिवर्सल फॉर्मेशन बंद हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी कुछ और नहीं सोचना चाहिए, और जैसे आपने सबसे पहले बताया कि आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आज बाजार गिरने के बाद रिकवर हुआ है और वो काफ़ी बड़ी रिकवरी है। तो 9140 के स्टॉप लॉस के साथ हम निफ्टी को लॉन्ग करने का सुझाव देंगे, और टारगेट्स हम रखेंगे 9450 के। ये टारगेट्स इतने ऊपर के इसके लिए क्योंकि वहाँ पे ही सबसे बड़ा कॉल राइटिंग है, और इसी वजह से अगर मार्केट अगर यहाँ से किसी भी रीजन से चलता है, या तो आज के दिन में जो भी एक बड़ी बाइंग आई है, अगर उस बाइंग को अगर रियल में वेटेज दे तो हम 9450 के लेवल्स निफ्टी पे देख सकते हैं। तो चलिए, बड़े दिनों बाद एक बाय कॉल आपको इंडेक्स पर आती हुई दिख रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले पूरे हफ्ते निफ्टी ने लगभग 6% का लॉस दर्ज किया, बैंक निफ्टी ने लगभग 9% का लॉस दर्ज किया, और मंडे और ट्यूसडे का पहला समय सेशन जो था वो भी लाल निशान में आपको बीतता हुआ दिखेगा। अब एक बाय कॉल आ रही है चौहान साहब की तरफ से। चलिए श्रीकांत जी, ऐसा करते हैं, पहले आप अपने 2 ट्रेडिंग आइडियाज शेयर कीजिए, फिर जरा बाजार को और बारीकी से देखते हैं और चर्चा करते हैं बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में जहां पर आप शानदार तेजी या मंदी देख सकते हैं वेडनेसडे को। आपकी 2 कॉल्स। बिल्कुल, इनफैक्ट बैंक निफ्टी में जो फॉर्मेशन बना है वो भी एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना है, और वहां पे अगर आप देखेंगे तो उसने काफी बड़े करेक्शन के बाद एक रिवर्सल पैटर्न किया है। तो यहाँ पे अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है किसी भी रीजन से। मुझे पता नहीं, जो पैकेज अब ड्यू है इतने दिनों से, अगर शायद वो आ जाए तो उसके पीछे भी मार्केट चले, बट उसका जो फॉर्मेशन बना है बैंक निफ्टी का वो काफ़ी अच्छा बना है, और वहाँ पे भी हमारी कॉल ये रहेगी कि 18,600 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करके चले 19,500 के टारगेट्स के लिए। साथ ही साथ मुझे लगता है कि हमें उन सेक्टर्स को चूज करना चाहिए वहाँ पे वीकनेस था और एक रिकवरी बनी है। तो मुझे बजाज फिनसर्व एक काफ़ी अच्छा लग रहा है, 4,700 के करीब का बंद है, 4,850 से लेकर 4,900 के टारगेट एक्सपेक्टेड है, और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 4,600 का। साथ ही साथ जो और एक वीक सेक्टर था मेटल्स, वहाँ पे हमने काफ़ी बड़ी तेज़ी देखी है, और आज के दिन में जिंदल स्टील एंड पावर, टाटा स्टील और वेदांता, उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने मिली, लेकिन टाटा स्टील हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि ये एक अपनी रेंज को फॉलो कर रहा है। 269 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय किया जा सकता है, और 285 के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, एक बाय कॉल आपको मिली दोनों इंडिसेस पर, और टाटा स्टील और बजाज फिनसर्व पर चौहान साहब बुलिश हैं। तो ओवरऑल टोन और टेनर दोनों चौहान साहब का आपको बुलिश लग रहा है। चलिए अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले राय लेते हैं प्रदीप जी से। कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे ड्यू हैं और वहाँ पर आपको एक शुरुआती जो तेज़ी थी वो कम होती हुई दिखी। तो पहले कोटक महिंद्रा बैंक के एस्टिमेट्स देखते हैं और फिर ज़रा चर्चा को और बारीकी से करेंगे। प्रदीप जी बताइए, क्या है कोटक महिंद्रा बैंक की एक्सपेक्टेशंस? देखिए, हमारा अनुमान यह है कि आपको करीब 15% साल दर साल एनआईआई बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन मुनाफे में करीब 9, साढ़े 9, 10% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसमें 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव मैं कहूंगा। ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है, पॉजिटिव साइड यह है कि इनका जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जो सस्ते डिपॉजिट हैं वो करीब 56% तक पहुंचते हुए नजर आए हैं,
और ये आपको बता रहा है कि मुश्किल वक्त में डिपॉजिटर्स ने काफी सारे बैंकों से पैसे निकाले होंगे, लेकिन वो कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़े हैं, तो इस वक्त एक थम्स अप मिल रहा है डिपॉजिटर्स का। इसके चलते इनकी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो स्टेबल रहेगी 6.5% के आसपास। हालांकि जो नेगेटिव है, लोन ग्रोथ करीब 6-7% पे होगी, जो पिछले 4 साल के लोएस्ट हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतनी लो ग्रोथ अमूमन आपको इस बैंक में देखने को मिलती है। लेकिन दरअसल बैंक ने ये संकेत दिए हैं, मैनेजमेंट ने पहले ही, कि वो अपनी लोन ग्रोथ पर नहीं लेकिन क्वालिटी ऑफ लोन पर जोर देंगे, क्योंकि एनपीएस बढ़ रहे हैं तमाम बैंकों के। यही वजह है कि इनका एनपीए करीब 2.5% पे स्टेबल रहेगा। इसके बावजूद प्रोविजनिंग करनी होगी तो 450 करोड़ के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनफैक्ट प्रोविजनिंग भी स्टेबल रहेगी, जिसकी वजह से आपको साल दर साल मुनाफा करीब 9 से 10% बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चलिए चौहान साहब, चर्चा शुरू करते हैं मेटल स्पेस पर। आपने टाटा स्टील पर ऑलरेडी एक बाय कॉल दी है। वेदांता का आप चार्ट देखें, यहाँ पर आप निफ्टी के टॉप गेनर को देख रहे हैं। लगभग 12% ये स्टॉक बंद हुआ है, ऑलमोस्ट 89 रुपये 5 पैसे पे। वॉल्यूम शानदार, लगभग 4 गुना ज्यादा डेली एवरेज से। बताइए चार्ट्स पर आपको वेदांता कैसा लगता है कल के सत्र के लिए? शैल जी, इनफैक्ट वेदांता सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम दी स्पेस ऑफ मेटल, और वहाँ पे आज के जो वॉल्यूम्स हैं वो यकीनन काफ़ी बड़े हैं। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक आने वाले दिनों में 104 या 105 के लेवल्स को छू सकता है, जो करंट लेवल से काफ़ी ऊपर के लेवल्स है। 10 से 12%, 10 से 15% की तेज़ी एक्सपेक्टेड है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि इसे लॉन्ग किया जा सकता है। हम 84 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखेंगे, और कोई भी डिक्लाइन या किसी भी रीजन से अगर ये स्टॉक गिरे वापस आने वाले दिनों में, तो भी इसमें बाय करके चले, एक पोजिशनल व्यू बनाए, और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। ये राय आपको मिल रही है वेदांता पर, जहां पर आपने ज़बरदस्त प्राइस एक्शन और वॉल्यूम आज आता हुआ देखा। चलिए और ज़रा मंझले और छोटे स्टॉक्स की चर्चा करते हैं। आज हम लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई देखी स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ में नतीजों के बाद। दरअसल वेदांता में जो आप तेज़ी देख रहे हैं, उसके पीछे कारण ये है कि जो इनकी ग्रुप कंपनीज़ हैं, उनमें से एक स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़, वो एक बड़े डिविडेंड पे कर सकती हैं वेदांता को, तो उस वजह से आप वेदांता में तेज़ी देख रहे हैं। स्टेलर टेक्नोलॉजीज़ एक बेसिक नतीजों के बाद आज हरे निशान में बंद हुई, लगभग 97 रुपये के आसपास, और 2% का गेन इसने देखा 55 लाख शेयर्स की वॉल्यूम पर। श्रीकांत जी, ये एक मिड कैप स्टॉक है और 100 रुपये से नीचे है। बताइए चार्ट्स पर आपको स्टेलाइट टेक्नोलॉजीज़ कैसा लगता है? देखिए, यहाँ पे भी अच्छे वॉल्यूम्स है और लगातार इसमें बढ़त बनी है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि 105 से लेकर 107 के लेवल्स ये छू सकता है क्योंकि उसी लेवल्स के करीब करीब इसने काफ़ी अपना अच्छा एक बेस बनाया था, और वो बेस ब्रेक होने के बाद ये लगातार गिरते हुए 60 रुपये के करीब गया था। तो मुझे लगता है कि वापस रीटेस्टिंग हो रहा है, और 105 के टारगेट्स के लिए जो भी पोजीशंस हो उसे होल्ड करके चले। जी, एक अनयूजुअल स्टॉक मूवमेंट आज आपने चौहान साहब देखा एनटीपीसी में। ये शेयर लगभग 6% बंद हुआ और 1,82,00,000 शेयर ट्रेड हुए। 51 रुपये 65 पैसे के पास आपने क्लोजिंग देखी एनटीपीसी पर, लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद। बहुत ही लो बीटा काउंटर है और जब चलता है तो बहुत ही शांति से। क्या ये ट्रेंड आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है कल के सत्र के लिए? और एनटीपीसी में अगर पोजीशन लेनी हो तो कौन कौन से लेवल्स और स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखना पड़ेगा? देखिए, वैसे एनटीपीसी में भी एक काफ़ी अच्छा करेक्शन हो चुका है, और उसके बाद एक हायर बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि ये 100 रुपये के करीब जा सकता है, क्योंकि 100 रुपये के करीब ही से एक बड़ा रेजिस्टेंस है। पिछली वक्त भी जब ये स्टॉक रिबाउंड हुआ था 100 रुपये के करीब से ही रिवर्स हुआ था। तो करंट लेवल से 8-9 रुपये की गुंजाइश एनटीपीसी में दिख रही है। अगर पोजीशंस बनानी हो तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे पोजीशंस बनाएं, और जो अभी 91-92 के हैं, और अगर शायद थोड़ा अगर और नीचे आ जाए तो मुझे लगता है 88-89 के रेंज में भी इसमें काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट बनेगा। तो इन दो लेवल्स के करीब इसे बाय करें, 100 रुपये का टारगेट्स रखें, और 85 रुपीज़ के आसपास का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। चौहान साहब, कुछ हमने ज़बरदस्त न्यू हाइज लगते हुए देखे इस तरीके की मायूस बाजार में भी। इनमें से एक कंपनी है IOL केमिकल्स, जो बहुत ज़बरदस्त हाई बीटा काउंटर है, और लगभग 366-368 के आसपास आपने इसमें इंट्राडे हाई लगता हुआ देखा। 334 का क्लोज आपके सामने था। वॉल्यूम शानदार और 10% की विजय आज रिकॉर्ड लेवल्स पर। IOL केमिकल्स आपको चार्ट पर कैसा लगता है? क्या ये वो स्टॉक है जहां पर आप लॉन्ग पोजीशंस फिलहाल बना सकते हैं,
या थोड़ा एहतियात बरतना पड़ेगा? देखिए वैसे इसमें जो फॉर्मेशन बना है वो तो एक लगातार राइजिंग टॉप राइजिंग बॉटम का बना है और वॉल्यूम्स भी काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और इनफैक्ट ये स्टॉक मेरे रडार में तभी आया था जब आपने कई बार इसे आपके 3:30 के शो में या तो जो मॉर्निंग के शोज जो आते हैं 2020 उसमें आपने और जो अपने घाई साहब है उन्होंने कवर किया है बहुत बार। तो इसके ओवरऑल ब्रॉडर फॉर्मेशन को देखें तो एक बात समझ में आती है कि शायद ये स्टॉक धीरे-धीरे 500 के लेवल्स को छू सकता है क्योंकि इसमें वॉल्यूम्स एवरी राइज बढ़ते जा रही है और वो वॉल्यूम्स के साथ-साथ उसमें प्राइस रिट्रेसमेंट भी बढ़ा हुआ है। जैसे कि आज के दिन में इसमें 11% की जो तेज़ी दिखाई दे रही है न्यू हाई में, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो भी बायर है वो काफ़ी एग्रेसिव है और आने वाले दिनों में हम इसमें और अच्छे रिटर्न्स देख सकते हैं। मेरी राय ये रहेगी कि करंट लेवल से ऐड करें और थोड़ी और गुंजाइश रखें। अगर कभी किसी रीज़न से अगर ये स्टॉक नीचे आए तो उसमें बाय किया जा सकता है। लेकिन अभी 330 के नीचे जाना मुश्किल लग रहा है। 330 के करीब अच्छा बेस बन चुका है। ₹500 के टारगेट हम आने वाले कुछ हफ्तों में देख सकते हैं। जी, ये राय मिली आपको IOL केमिकल्स पर। चौहान साहब, इसी स्पेस में एस्टेक लाइफ साइंसेस, ये गोदरेज ग्रुप कंपनी है, नतीजे शानदार थे। फार्मास्यूटिकल स्पेसेस में आज आपने वापस एक हरा निशान आता हुआ देखा और ये स्टॉक भी आपको वैसे तो ₹8 नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 52 हफ्ते का हाई लगता हुआ दिखा, लगभग ₹589 के आसपास। बताइए एस्टेक लाइफ साइंसेस के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए वैसे एस्टेक लाइफ साइंस में भी रिजल्ट के बाद काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ अभी ये ट्रेड कर रहा है और वैसे भी देखा जाए तो इसके डबल बॉटम जैसे फॉर्मेशन बन चुके हैं। तो बेस्ड ऑन दैट मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक 700 के करीब-करीब जा सकता है। 575 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। थोड़ा पोजिशनल व्यू है लेकिन 575 में बाय करें। 560-65 के रेंज में अगर आता है तो और बाय कीजिए ₹550 के स्टॉप लॉस के साथ और फाइनल टारगेट्स आप रख सकते हो ₹700 के करीब के। तो ये काफ़ी बुलिश स्टॉक है। एवरी डिक्लाइन इसे बाय करके चलें। चलिए, आज एक शानदार आपने इंट्राडे रिकवरी आती हुई देखी चौहान साहब, निफ्टी के ऑटो इंडेक्स में। ये शेयर आपने ये इंडेक्स आपके सामने दिन के न्यूनतम लेवल 5507 से रिवर्स किया और 5719 के आसपास बंद हुआ। क्या कहानी आपने निफ्टी ऑटो इंडेक्स में होती हुई देखी, ये आपको दीपाली जी समझाएंगी और वो भी बताएंगी कि किस हिसाब से मारुति के नतीजे हैं और कहां बाजार पोजीशनड है इस काउंटर पर। दीपाली जी बताइए आज क्या हुआ ऑटो स्पेस में? मारुति का स्टॉक आज दिन के निचले स्तरों से रिकवर होकर बंद हुआ है और मारुति आज खबरों में रहा भी है। पहले तो मानेसर प्लांट जो है कंपनी का, वहां पर कामकाज शुरू हो चुका है 50% वर्कफोर्स के साथ, यानी 4000 वर्कर्स के साथ कंपनी ने जो यूनिट है वो ऑपरेट करना शुरू किया है। हालांकि गुरुग्राम प्लांट को भी कंपनी का अप्रूवल मिल चुका है। 10,000 वर्कर्स की कैपेसिटी के साथ कंपनी वहां पर कामकाज शुरू कर सकती है, लेकिन वहां पर अभी कंपनी ने ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं। इसके अलावा कल रिजल्ट्स भी आने हैं मारुति के, इसलिए भी ये स्टॉक फोकस में रहा। नंबर्स सॉफ्ट ही एक्सपेक्टेड है। अगर रेवेन्यू आप देखेंगे तो वाई बेसिस पे 21% घट सकता है, सीक्वेंशियल बेसिस पे 16% की कमी आ सकती है। मुनाफा आप देखेंगे तो 31% का डिप आ सकता है वाई बेसिस पे और अगर सीक्वेंशियल बेसिस पे देखेंगे तो 20% की गिरावट आने की पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली मार्जिन जो है वो 9.71% पर रह सकते हैं, यानी जो मार्जिन हैं वो सालाना आधार पर 1% घट सकते हैं, आधा % सीक्वेंशियल बेसिस पर घटने की संभावना है। डीजल व्हीकल से कंपनी ने एग्जिट किया है, साथ साथ लॉकडाउन की वजह से वॉल्यूम्स कंपनी के डिप हुए हैं इस क्वार्टर में, उसी का इम्पैक्ट हम नंबर्स पर देख रहे हैं। नंबर्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट रहेंगे कि स्टेटमेंट्स कंपनी की ओर से आगे के लिए क्या आते हैं, स्पेशली लोकलाइजेशन प्लान क्या है कंपनी का, प्रोडक्ट लॉन्चेस को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है, रूरल मार्केट पर कंपनी कितना फोकस कर रही है, क्योंकि करंटली कंपनी के जो रूरल मार्केट है नेटवर्क जो है उसमें करीब 900 स्टोर्स हैं। पहले भी कंपनी ने इंडिकेट किया है कि वो अपना रूरल नेटवर्क एक्सपैंड करना चाहते हैं और अच्छे मॉनसून के बीच में एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि रूरल मार्केट में ग्रोथ ज्यादा रह सकती है। तो जो स्टेटमेंट्स आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे मारुति के लिए। हालांकि एक चीज बता दें कि अगर आप 52 वीक लो से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 18% से ज्यादा रिकवरी स्टॉक ऑलरेडी अपने लो से दिखा चुका है, तो फोकस में रहेगा मारुति कल भी। तो चौहान साहब, ये तो आपने सुना क्या अनुमान है मारुति के फोर्थ क्वार्टर अर्निंग्स का। अब ऐसा करते हैं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे 3 स्टॉक्स, मारुति, हीरो मोटर्स और बजाज ऑटो, जहां पर आपने इंट्राडे लोज से शानदार रिकवरी देखी और कुछ स्टॉक्स हरे निशान में भी बंद हुए। लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जुड़ते हैं आपके साथ। स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। चर्चा हो रही है उन स्टॉक्स में
जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं वेडनेसडे के बाजार में। श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप कोटक सिक्योरिटीज़ में बहुत शानदार तरीके से चार्ट्स पढ़ते हैं और अब राय देंगे मारुति पर। चौहान साहब, आपने मारुति में इंट्राडे लो देखा लगभग 4,690 और रिकवरी हुई शानदार लगभग 5.5% दिन के लो से। 4,950 पर यह स्टॉक बंद हुआ है नतीजों से पहले। बताइए आपको चार्ट सेटअप कैसा लगता है, क्या लॉन्ग पोजीशन बनती है वेडनेसडे के लिए? देखिए वैसे शैल जी, मारुति में तो जो टेक्निकल सेटअप है वो तो बाय का इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये एक रेंज बाउंड स्टॉक है क्योंकि 5,100 के करीब इसमें काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस और कॉल राइटिंग का एक पोजीशन बना हुआ है, और साथ ही साथ जो सपोर्ट बना हुआ है वो बना हुआ है 4,700 4,800 के करीब। तो मुझे लगता है कि रिजल्ट के बाद अगर किसी भी रीजन से अगर ये स्टॉक नीचे आए तो उस वक्त काफ़ी बेहतरीन ये बाय की सलाह हो सकती है, क्योंकि जो भी करेक्शन है इसे लेके चल रहा है, इसमें वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं, इसमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है और रिजल्ट में डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, ऐसी मुझे एक जगह लग रही है, क्योंकि ये स्टॉक अपनी ऊपरी रेंज की तरफ आ चुका है। तो कल अगर शायद मार्केट अच्छा खुले, स्टॉक अगर 5,000 5,100 के करीब अगर खुले तो इसमें पोजीशन ना बनाए, लेकिन अगर ये इसी प्राइस के आसपास अगर अवेलेबल हो 4,900 के करीब तो एक बार इसमें बाय ट्रेड लिया जा सकता है 4,800 के स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो टू व्हीलर सेगमेंट है वहां पे अच्छी तेजी बनी है और वहां पे हीरो मोटर्स नो डाउट एक सिंगल बड़ा विनर है। करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि इसमें जो 2,200 2,250 के टारगेट्स छूने की क्षमता रख रहा है ये, तो करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करके चले। स्टॉप लॉस हमें रखना है 2,050 का और 2,300 2,250 के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप बजाज ऑटो के बारे में जो बात कर रहे थे उसमें हमारी सलाह ये रहेगी कि यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें हैं। स्टॉक वैसे काफ़ी वॉलेटाइल है, काफ़ी मोमेंटम पकड़ लेता है मार्केट के ट्रेंड के साथ, लेकिन करंट लेवल से अगर देखा जाए तो इसे भी बाय करके चल सकते हैं हम लोग। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा, 2,600 के आसपास का हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और यहाँ पे हम टारगेट्स रखेंगे 2,750 के। चलिए, 3 ऑटो स्टॉक्स पर आपको शानदार बाय कॉल्स मिली चौहान साहब। यतिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रोकरेजेस के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिन भर बात करते हैं और वो आपको राय देंगे कौन कौन से 2 या 3 स्टॉक्स हैं जहां पर लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ब्रोकरेजेस एडवाइस कर रहे हैं अपने HNI क्लाइंट्स को। यतिन जी नमस्कार शैलेंद्र जी, अगर आप बात करें तो आज डीलिंग रूम से एक सेल रिकमेंडेशन थी, 2 बाय रिकमेंडेशन थी और सेल रिकमेंडेशन में सिप्ला की बात हो रही थी क्योंकि फार्मा स्टॉक्स में हमने थोड़ी बहुत ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली देखी है। खास करके मई सीरीज में हम फ्रेश शॉर्ट्स देख रहे हैं सिप्ला में और आज ओपन इंटरेस्ट में 7% का इजाफा हुआ। यहाँ डीलिंग रूम्स बता रहे हैं कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जो है थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली कर रहे हैं फार्मा स्टॉक्स में, तो थोड़ा बहुत यहाँ ट्रेडिंग डाउनसाइड हमको देखने मिल सकता है। इसके अलावा आईटीसी में हमने देखा है कि स्टॉक अपने मल्टी ईयर लो पे है, लेकिन आज बहुत अच्छी बाइंग हमको लो लेवल्स पे दिखी। इनफैक्ट डीलर्स का मानना यह है कि 155 160 के स्टॉप लॉस से या वो सपोर्ट जोन समझ के खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि 5 से 8% की शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग अपसाइड उनको लग रही है। तो आईटीसी की अगर आप बात करें तो एफएनओ सेगमेंट में भी काफी अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन था, करीब 16 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में यहां भी जुड़े। और आखिर में टेलीकॉम स्टॉक्स की बात करें तो भारती एयरटेल हम पिछले 2-3 सेशंस में बता रहे हैं अपने दर्शकों को किस हिसाब से डीलिंग रूम्स यहाँ बुलिश हैं। खास करके वोडाफोन आइडिया पे भी आज बाय कॉल आई है और भारती एयरटेल पे भी फ्रेश बाय कॉल आई है। डीलर्स को लगता है कि जिस हिसाब से टेलीकॉम स्टॉक्स में इंटरेस्ट है अभी भी विदेशी निवेशकों का, तो यहां से भी अपसाइड हो सकती है दोनों ही भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया में। तो दोनों ही शेयर्स पे नजरें होनी चाहिए। काफी अच्छा मोमेंटम यहां बन सकता है, ऐसा डीलिंग रूम्स का कहना है। हमेशा की तरह यतिन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चर्चा शुरू हुई थी बाय कॉल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी पर और ख़त्म हुई है बाय कॉल से भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और ख़ासकर आईटीसी पर। हमारे साथ आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल मार्केट्स टुडे को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ। एक से एक बेहतरीन स्टॉक कॉल्स, लॉन्ग कॉल्स और ख़ासकर पोर्टफोलियो पिक्स मिलती हैं आपको सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर। श्रीकांत जी हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।